पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं पूरे हरियाणा के मेरे दलित समाज के, चाहे वो मेवात से हो, चाहे वो चरखी दादरी से हो, चाहे वो हिसार से हो, सिरसा से हो, भिवानी से हो, अंबाला से हो, जींद से हो, पलवल से हो, रोहतक से हो, सोनीपत से। एमपी साहब ये हरियाणा के कोने कोने से एक एक दो दो लोग ये आए हैं जिनके साथ मैंने अनुसूचित जाति विभाग में काम किया। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़ के। मैं एससी डिपार्टमेंट में काम करता था हरियाणा कांग्रेस में। हमारे चेयरमैन ज्ञान सोता जी होते थे, उनके साथ के राजू जी हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन होते थे। बहुत कुछ सीखने को मिला उनके साथ काम करके। उसके बाद मुझे एआईसीसी में काम करने का मौका मिला तो मैं महाराष्ट्र और मुंबई का प्रभारी बना एससी डिपार्टमेंट का। और मुझे वहां मौका मिला, बहन जी एक सेकंड शांत रहो ना बहन जी, मुझे मौका मिला महाराष्ट्र में काम करने का। हमारे हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट है माननीय एमपी साहब, और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है, और वहां पे 288 विधानसभा है, जिसमें से एससी और एसटी 24, एससी की रिजर्व, एसटी की रिजर्व। मैंने हर वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं, वहाँ तालुका बोलते हैं, मैंने वहाँ तालुका लेवल तक संगठन खड़ा किया। तो ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूँ आपके आशीर्वाद से और मेरे साथी जितने बैठे हैं इनके सहयोग से, और जितने मेरे साथ देने वाले चाहे सतीश बंधु जी हो, राजकुमार कटारिया जी हो, अजय वैद्य जी हो, रविंद्र दोरा जी हो, जगसे ढूंढखेड़ा जी हो, और तमाम मेरे साथी जितने भी, हमारी बहन सुनीता नेहरा जी हो, मैं सबके साथ मिलकर सबका कॉम्बिनेशन करके आप आशीर्वाद देंगे। हमारे चेयरमैन प्रदेश के, हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, उनकी सेहत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। मैं सबके साथ मिलकर मैं चाहता हूं कि पूरे इंडिया में एससी डिपार्टमेंट, पूरे इंडिया में एससी डिपार्टमेंट हरियाणा का सबसे अच्छा हो, ऐसा काम करना चाहता हूं सर। क्योंकि जब हम एआईसीसी पे जब हम एआईसीसी में हमारी मीटिंग होती थी, जब मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था, तो मुझे एआईसीसी की तरफ से ये बोला जाता था कि महाराष्ट्र का एससी डिपार्टमेंट सबसे अच्छा काम कर रहा है। अब मैं सर ये चाहता हूँ कि अब लोग ये कहे कि हरियाणा का एससी डिपार्टमेंट सबसे अच्छा काम कर रहा है। और मुझे पता है कि आपका आशीर्वाद मुझे हरदम है, मैं किसी भी टाइम आपको फोन करता हूँ, आप मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार करते हो, मुझे गाइडेंस करते हो। और सर मुझे कोई इच्छा नहीं है सर, कई बार साथियों के फोन आ रखे थे, भाई साहब कदम से कदम मिलाकर हरियाणा का ना सिर्फ एससी विभाग, पूरी हरियाणा की कांग्रेस आपके साथ रहेगी। आपके इस संघर्ष में आप एक कदम बढ़ाओगे, हम आपके साथ 100 कदम बढ़ाएंगे, आपके साथ कदम के साथ देंगे। आज उसने आपकी एक बात ने हम लोग को बहुत प्रभावित किया। विशेष रूप से जो संविधान रक्षक की जो आपने एक सोच हमें दी है, मैं समझता हूँ कि हरियाणा कोने कोने में जो एससी विभाग द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम रहेंगे, इसमें हम एक अच्छी आपसे डिस्कस करके बहुत ही अच्छे तरीके से किस प्रकार से चयनित किया जाए और कितनी संख्या में चयनित किया जाए। हर उस सम्मेलन में हम एक संख्या निर्धारित करेंगे जो अच्छी संख्या हो, और प्रति जिला एक टारगेट रखा जाए और कैसे चयनित किया जाए वो अच्छे तरीके से आपसे डिस्कस करके इस आंदोलन को आज सारी ऐसी बात की लीडरशिप स्टेज पे है, हमने अपने छात्रों से डिस्कस कर रहे थे। देश में सबसे बड़ी संविधान रक्षक आंदोलन जो आपने चलाया है वो हरियाणा के अंदर हम लोग आपको दिखाएंगे। ऐसी समाज की बात है, ऐसी समाज ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, और कांग्रेस पार्टी का और एससी समाज का चोली दामन का रिश्ता, और चोली दामन का रिश्ता होता है कि जब आपने साथ दिया है एससी समाज ने, तब तक कांग्रेस की सरकार बनी, मगर जब किन्हीं कारण से एससी समाज कांग्रेस से मुक्त हुआ है तो कांग्रेस चुनाव हारी। कांग्रेस चुनाव हारी है जब विपक्षी किसी पार्टी की सरकार बनी है, तो तब तक सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो एससी समाज का शोषण हुआ है। ये एससी समाज का और कांग्रेस पार्टी का चोली दामन का रिश्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खट्टर सरकार, 9.5 साल से हरियाणा के अंदर और देश में बीजेपी की सरकार, एक ऐसी सरकार जिन्होंने आपके संवैधानिक अधिकारों पे जो लगातार
रही है। हरियाणा को अगर हम देखें, हरियाणा को इस सरकार ने विकास की गति से उतारने का काम किया 9.5 साल। जो प्रदेश दिल्ली के नजदीक हरियाणा 3 तरफ हम बसे हुए देश में रोजगार देने में नंबर 1 होना चाहिए था। आज वही प्रदेश हरियाणा प्रदेश बीजेपी जीते देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। और बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं, केवल बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं, आज बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी हरियाणा में। हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार। भविष्य को लेकर हमारे अगली पीढ़ी को हमें चिंता होती है। सरकार में ऐसी स्थिति आ गई, ना प्राइवेट के अंदर रोजगार मिले, ना निवेश हुआ, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर जो रोजगार थे वो हमारे नौजवान साथियों को मिला। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र की बड़े शोध योजनाबद्ध तरीके से, चाहे केंद्र की सरकार की बात हो चाहे प्रदेश की सरकार की बात, सरकारी क्षेत्र की नौकरियां समाप्त की जा रही है। वो भी आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा चोट वो अगर किसी पे अगर आ रही है तो अपने समाज में आ रही है। सरकार के क्षेत्र के अंदर हजारों नौकरियां, रेलवे विभाग की बात हो, बाकी डिपार्टमेंट की बात हो, क्योंकि आज एक ऐसी सरकार आ गई जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, बड़े सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बड़े उद्योगपतियों के निजीकरण के हवाले कर रही है। और जो ऐसे वर्ग थे जो रिजर्वेशन के माध्यम से जिनको रोजगार का सहारा था, उनके प्रति कोई सोच दिखा नहीं रही। समाप्त किए जा रहे सरकारी क्षेत्र में। और अगर कहीं रोजगार अगर कोई सरकारी क्षेत्र में है भी तो उनको कच्चों में परिवर्तित किया जा रहा है, जैसे कौशल निगम के माध्यम से कच्चों में परिवर्तित किया जा रहा है। वो चोट अगर कहीं पे आ रही है तो ये आप समझ सकते हो कि इनकी क्या सोच है। ये संवैधानिक अधिकारों को, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में हमारी संविधान सभा जो संविधान बनाकर अधिकार आपको हमको पूरे देश के लिए संवैधानिक अधिकारों पर आज आक्रमण किया जा रहा है। आज ये स्थिति हरियाणा में, आज केवल बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 नहीं बना। आज हरियाणा, मैं राजेश जी को बताना चाहता हूँ कि क्राइम में भी देश में टॉप 3 राज्यों में आज क्राइम में हरियाणा पहुंच गया। और क्राइम अगेंस्ट एससी, दलित एट्रॉसिटी की बात यहाँ पे हुई, क्राइम अगेंस्ट एससी में 2014 में हरियाणा में क्राइम रेट 2014 हमारी सरकार 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार का अंतिम वर्ष, उस समय हरियाणा के अंदर क्राइम अगेंस्ट एससी 16.2 पर 16.2। आज में बढ़कर 31.8, 16.2 से बढ़कर 31.8, यानी कि दुगना प्रति हजार क्राइम अट्रॉसिटी अगेंस्ट एससी दुगना। और 2014 में जिन राज्यों में क्राइम अगेंस्ट एससी को देखा जाता था, उन्होंने हरियाणा 15वें नंबर पर था, 14 राज्यों पर थे हरियाणा के। आज हरियाणा 3रे नंबर पर देश में क्राइम अगेंस्ट एससी में, क्राइम अट्रॉसिटी अगेंस्ट एससी के अंदर, केवल 9 साल की इस सरकार में। और यही नहीं, ऐसी कमीशन हमारी सरकार ने बना था। ऐसी कमीशन को इस सरकार ने आते ही केंद्र सरकार ने भंग करने का काम अगर हुआ तो इस सरकार के अंदर ऐसी कमीशन को भंग करने का काम है। यही नहीं, जो बहुत से ऐसे कर्मचारी जो हमारी सरकार के अंदर जिनकी भर्ती हुई थी, लेकिन हम साथ में कानून लेके आए थे कि जहाँ पे वैकेंसी के अंदर भर्ती हो 3 साल में, और जहाँ बिना वैकेंसी के किसी को 10 साल के अंदर कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, जिसमें हमारे 11,000 एक क्रम से सफाई कर्मचारी हमारी सरकार की उसमें भर्ती किए गए थे। और ये हम साथ में लेके आए थे कानून, ताकि उनको पक्का करने का जो है रास्ता बने। इस सरकार ने वो 10 साल की कंडीशन भी हटा दी। और आज वो ग्रामीण चौकीदार और ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपना मानदेय बढ़ाने के लिए आज दर की डोंगर कार्य करनाल में पीछे वो गए, जो गाँव की चौकीदार है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है, ये इनके ऊपर है, ये चुनाव कराए। अम्बाला से तो भागी गए, अम्बाला जो उपचुनाव होना था वो वहाँ पर ये सरेंडर करके भाग गए, वहाँ चुनाव नहीं कराए। तो ये सरकार भाग रही है, ना तो नगर निगम के चुनाव करा रही है और ना अम्बाला का उपचुनाव कराया। और अब जब भी ये चुनाव कराएंगे
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और 10 के 10 लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। सर हिंसा के विधायक है मामून ये खान तो आपकी विधायक जब गाड़ी में होती है ये सारे देश में कौन जो इस तरह का सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं सबको पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर CID इंस्पेक्टर विश्वजीत ने ये रिपोर्ट लिखी थी। ये रिपोर्ट ये थी कि यहाँ पर हिंसा भड़क सकती है, इसलिए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। क्यों नहीं की, किसकी जिम्मेदारी है? खुद जो इनके BJP के MP हैं वहाँ से जो प्रदेश का वरिष्ठ नेता है राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने कहा कि भाई यात्रा में बंदूक और लाठी तलवार डंडे लेकर के क्या काम है? ये फिर अगर जा रहे थे तो पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की? गृह मंत्री एक दिन कहता है कि मोनू माने सर को क्लीन चिट दे रहे हैं, अगले दिन कह रहा है उसको FIR गिरफ्तार करेंगे, उससे अगले दिन कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था 3:30 बजे तक। अरे भाई तुम किस बात के हो? गृह मंत्री 3:30 बजे तक पता ही नहीं था। और मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सबको सुरक्षा नहीं उपलब्ध करा सकता, तो क्यों बेशर्मी से बैठे हो कुर्सी पर? तुम्हें बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, तुम्हें रिजाइन दे देना चाहिए। सर मोनू हरियाणा पुलिस ने दे दिया, किसने दी? ये हमने कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उनकी निगरानी में जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी। कल भी एक पहले समझने की ज़रूरत है। अभी आपने खुद बोला कि भारतीय जनता पार्टी SCs को वोट बैंक समझती है, कांग्रेस पार्टी दलित को अपने परिवार का सदस्य समझती है, अपना अंग समझती है, और उनकी आन बान शान, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती रही है। भविष्य के अंदर जितने भी उनके उद्धार के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कार्यक्रम होंगे। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर, ये तय है। लोगों के रुझान से, लोगों की बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खट्टर सरकार ने पिछले लगभग अभी 9 साल हो गए खट्टर सरकार को, जितनी दलितों के ऊपर एट्रॉसिटीज़ हुई हैं वो 100 मतलब लगभग डबल हो गई हैं। जैसा कि हुड्डा जी ने भी बताया था कि आंकड़े दिए थे कि जो 2021 के अंदर 1086 एट्रॉसिटीज़ थी वो बढ़कर 1600 हो गई। तो प्रतिशत यहाँ पर एट्रॉसिटीज़ का जो दलितों के ऊपर बढ़ा, आज दलित चाहते हैं कि 17 की 17 सीटों पे और प्लस जितनी भी सीटें हैं जहाँ पर दलित वोट है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, क्योंकि हमें अपना भविष्य जो सेफ लगता है वो कांग्रेस पार्टी में लगता है, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए इसी चीज़ के लिए पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश में जो हमारा कैंपेन संविधान रक्षक का चल रहा है, अभी हमारे बहुत ही सम्मानित हुड्डा साहब ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में एक टारगेट फिक्स करके हम लोग संविधान रक्षक की कैंपेन चलाएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम संविधान रक्षक का हम प्रदेश स्तर के ऊपर भी रखेंगे। जिस प्रकार से कुमारी सैलजा कांग्रेस पार्टी में हम सब लोग एक परिवार के लोग होते हैं और सब लोगों के पास में जिम्मेदारी है कि हर वर्ग के लोगों को अपने साथ में जोड़ें, और हर क्षेत्र के अंदर सब लोगों का जाना संभव नहीं है। यहाँ पर हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, किसी और जगह पर और लीडर्स की जिम्मेदारी दी गई है, तो हम लोग सब मिलजुल कर ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। में लोग तैयार हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। आज हरियाणा में लहर लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा अनुमान इस बात में है कि पिछले 6-8 महीने में 31 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद अन्य पार्टियों से, विशेषतर भाजपा और जजपा छोड़कर, सत्तारूढ़ पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। इससे ये पता चलता है कि हमारा संगठन भी मजबूत है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, और कांग्रेस एकजुटता से प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में हमारे PCC अध्यक्ष, हमारे नेता विपक्ष और तमाम कांग्रेस लीडरान की रहनुमाई में कांग्रेस मजबूती से प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और हरियाणा प्रदेश की जनता त्रस्त भाजपा जजपा की सरकार, जिसमें हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया, क्राइम में टॉप 3 में आ गया, और क्राइम अगेंस्ट SC ST यानी कि दलित एट्रॉसिटी में देश में आज हरियाणा टॉप 3 राज्यों में पहुंच गया, और क्राइम अगेंस्ट SC दुगना हो गया 2014 के मुकाबले, 100% इजाफा। ऐसी स्थिति आज देश में हो गई। बेरोजगारी
अपराध, महंगाई, तो जनता त्रस्त है। हर हरियाणा के कोने से इसकी आवाज़ आ रही है। बीजेपी जेजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। इंडिया अनिल विज से पूछो, वो बोल रहे हैं ना सर। भाजपा के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बन रही? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता में होने के बावजूद खट्टर साहब की और हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब की क्यों नहीं बन रही? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि धनखड़ साहब को संदीप सिंह जो मंत्री हैं कह रहे हैं हमें कार्यकारिणी में बिठाऊंगा नहीं, खट्टर साहब कह रहे हैं मैं उनको कैबिनेट से निकालूंगा नहीं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि राव इंद्रजीत जी, जब आदमपुर का चुनाव होता है, राव इंद्रजीत जी वोट डालने क्यों नहीं जाते, वहाँ पे वोट मांगने क्यों नहीं जाते? हमें किशनपाल गुर्जर जी वहाँ वोट मांगने क्यों नहीं जाते? हमें ये समझ में नहीं आ रहा। जब खट्टर साहब जा रहे हैं गुड़गांव में तो राव इंद्रजीत जी कार्यक्रमों में क्यों नहीं आ रहे? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तो बीजेपी की बात करें, बीजेपी और जेजेपी में इतना लट क्यों गुजरा है? एक होकर काम करें प्रदेश के लिए। जेजेपी कह रही है कि हम उचाना लड़ेंगे, बीजेपी कह रही है हम उचाना लड़ेंगे। कप्तान अभिमन्यु कह रहे हैं नारनौल से तो मेरी दावेदारी पक्की है, मगर जेजेपी कह रही है तो हमारी सीट है। और जब उप मुख्यमंत्री जाते हैं तो जेजेपी के 8 विधायक उनके कार्यक्रमों में क्यों नहीं आ रहे? जिस विधानसभा क्षेत्र में वो नरवाना गए, नरवाना के विधायक ही उनके कार्यक्रम में नहीं आए। अध्यक्ष संघ प्रचारक वो जो अनुज जैन जी सत्ता छोड़ के कांग्रेस में आए। जेजेपी के हमारे सोनीपत के जिला अध्यक्ष मदन दैया, दोनों जिला अध्यक्ष, आरएस के जिला अध्यक्ष ये सोनीपत में आप खड़े हो, और जेजेपी के जिला अध्यक्ष आप कांग्रेस पार्टी में आए क्योंकि संगठन कहीं ना कहीं हो, आपको नहीं दिखाई देगा हमें पता है, लेकिन जनता में हमारा संगठन मजबूत है। अभी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी धनखड़ साहब का बयान आया कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, बनाने, और बीजेपी का पन्ना संगठन मजबूत है। बीजेपी का संगठन पन्नों पर है। ये धनखड़ साहब ने भी इसका अंदाजा हो गया होगा जब वो पिछली बार बागी चुनाव में तब भी वो ये कहते थे कि 5 साल हो गए कांग्रेस का संगठन नहीं बना, मगर नीचे कांग्रेस का संगठन होगा, आप विश्वास रखें। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब उप मुख्यमंत्री जी की आदरणीय माता जी वो विधानसभा के अंदर इस तरह से फरियाद करना पड़ा। आप 10 साल की हमारी सरकार के दौरान के विधानसभा के सारे वीडियो उठा के देखिए, जो आपको रिकॉर्ड मिले, तो समय पर काफ़ी समय तक वीडियो नहीं हो तो रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, और उस समय आपको ये पता चलेगा कि जो विपक्ष के विधायक थे उनको भी कोई अपना काम कराना था तो पैसे की फरियाद के लिए आ सकता नहीं। कांग्रेस के विधायकों के काम होते ही थे, लेकिन 90 के 90 विधायक विपक्ष के विधायक कुछ कहे तो आप भी तो हो मीडिया। ये थोड़ी है कि तो मीडिया, आज देश का मीडिया स्वतंत्र है, मैं नहीं मानता देश का मीडिया में काबिता हुआ है। आप जो है सारी बात आपको पता है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पूरी तरीके से नू के अंदर जो हुआ, सरकार जिम्मेदार है, सरकार की विफलता का प्रतीक है। विश्व हिंदू परिषद के नेता जो कह रहे हैं, एक उनके नेता का जो बयान आया वो ठीक कह रहे हैं कि पिछली बार जब भी ये यात्रा निकलती थी तो 2 से 3 हज़ार पुलिसकर्मी लगाए जाते थे। इस साल होमगार्ड के हवाले छोड़ के हमें छोड़ दिया गया इस यात्रा को, जबकि लगातार 10 दिन तक दोनों तरफ से सोशल मीडिया पे भड़काऊ बयान आ रहे थे। जबकि सीआईडी महकमे की तरफ से रिपोर्ट गई थी और महकमे के बिना भी सार्वजनिक रिपोर्ट थी, जैसा कि राव इंद्रजीत जी ने कहा, जैसा कि दुष्यंत चौटाला जी ने कहा। और आप बीजेपी की बात करते हैं, उनके लोगों ने जो कहा, मैं केवल उन्हीं के लोगों को कहना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा, यानी कि पूरी सरकार जिम्मेदार है। सरकार इस विफलता के लिए या तो सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैया है या सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, ये जांच का विषय है। ठीक है।